नमस्कार दोस्तों, मैं संग्राम तोमर तथागत आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूनिट 10 का ये जो मेरा लेक्चर है, उसमें मैं आज संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग दोनों डिस्कशन करने जा रहा हूं। इससे पहले आपको मेरे द्वारा भारतीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और खाद्य संरक्षण आयोग पढ़ाए जा चुके हैं। तो आप एक बार चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके ये लेक्चर हैं वो आप देख सकते हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स जो 25 जुलाई को होने जा रहा है, उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। संघ लोक सेवा आयोग के साथ साथ यहाँ पे मैं आपको संयुक्त लोक सेवा आयोग, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, वो भी साथ ही साथ बताता जाऊंगा कि ये क्या होता है और इसकी जो शर्तें हैं वो क्या होती। तो इस लेक्चर में हम संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग दोनों को कवर करें। तो देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग। देखिए, जैसा कि ये दिखाई दे रहा है आपके चार्ट में, भाग 14 जो है उसका नाम है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। और ये जो भाग 14 है वो आपका आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक इसका विस्तार है। और इसी भाग के अंतर्गत यानी कि इस भाग को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला अध्याय है जिसका नाम है सेवाएं, और दूसरा अध्याय है जिसका नाम है संघ लोक सेवा आयोग। यानी कि सेवाओं से मतलब ये है कि संघ और राज्यों के अधीन जो भी सेवाएं हैं, जिन्हें आप केंद्रीय सेवाएं और राज्य सेवाएं कह सकते हैं, जिनमें अखिल भारतीय सेवाएं और जो आपकी रक्षा से संबंधित जो सेवाएं होती हैं वो सब इसमें शामिल होती है। देखिए, यहाँ पे ये 308 से लेके 314 तक इसका विस्तार है। इसके बाद संघ लोक सेवा आयोग है, वो भी आर्टिकल 315 से लेके 323 तक है, और ये आर्टिकल 308 से लेके 314 तक। तो सबसे पहले हम अध्याय 1 पे फोकस करेंगे। इससे संबंधित जो इंपोर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपको जानना जरूरी है वो मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। तो चलो इनको देखते हैं। देखिए, जैसा कि अध्याय 1 में सेवाएं हैं, आर्टिकल 308 मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। आर्टिकल 308 है, उसका मतलब इस संविधान जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, जहां जहां राज्य लिखा है उस राज्य से मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर को छोड़ के समस्त भारत को राज्य के रूप में यहाँ पे परिभाषित किया गया। लेकिन आपको पता होगा आर्टिकल 370 हटने के बाद अब ये जो आर्टिकल है शायद इसकी भाषा बदल दी गई होगी और इसमें लिख दिया गया होगा कि जहाँ पे राज्य का मतलब है संपूर्ण भारत के सभी राज्य। तो आर्टिकल 308 है वो निर्वचन है, यानी कि जो कुछ चीजें हैं उनको डिफाइन करता है। आर्टिकल 309 बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, क्योंकि इसमें जो संघ और राज्य से संबंधित जो सेवा करने वाले व्यक्ति हैं उनकी भर्ती और सेवा से संबंधित शर्तें बनाई जाती है। यानी कि आप केंद्रीय सेवा में कोई अधिकारी हैं या फिर सिविल सर्वेंट हैं, कोई भी हैं, और राज्य सरकार में आप सिविल सेवक हैं, तो आपके जो भर्ती और सेवा संबंधित जो प्रावधान है वो किसके द्वारा बनाए जाएंगे? संसद के द्वारा और विधानमंडल के द्वारा। ठीक है, केंद्र सरकार में है तो संसद बनाएगी और राज्य सरकार में है तो कौन बनाएगा? विधानमंडल बनाएगा। देखिए, इस आर्टिकल में एक चीज और लिखी है कि मान लीजिए संसद और विधानमंडल ने इस तरीके की सेवा शर्तें हैं वो डिफाइन नहीं की हैं, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल जो आदेश के माध्यम से कोई सेवा निर्धारित करेंगे वो उसी प्रकार मान्य होगी जिस प्रकार संसद और विधानमंडल के द्वारा पारित अधिनियम। ठीक है, तो आर्टिकल 309 है वो आपका सेवा शर्तों से संबंधित है। आर्टिकल 310 जो है वो ये बताता है कि जो राज्य और संघ के अधीन जो सिविल सेवक हैं या फिर जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी पदावधि क्या होगी, यानी कि टेन्योर क्या होगा। देखिए, इनका टेन्योर इस आर्टिकल के माध्यम से बिल्कुल ये हमें पता चलता है कि निश्चित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि यदि आप संघ के अधिकारी हैं तो आपको राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, और यदि आप राज्य में अधिकारी हैं तो आप राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। प्रसाद पर्यंत शब्द का मैं मतलब बता चुका हूं कई बार, फिर बता देता हूं। प्रसाद पर्यंत शब्द का मतलब होता है जब तक राष्ट्रपति चाहें तभी तक आप पद पे रह सकते हैं, या फिर जब तक राज्यपाल चाहें तब तक आप पद पे रह सकते हैं, यानी कि ये जब चाहें आपको हटा सकते हैं। ठीक है, प्रसाद पर्यंत का मतलब ये। इसके बाद देखिए, आर्टिकल 311 है, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। आप चाहे संघ में केंद्र में आप अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, या फिर आप रक्षा सेवा से जुड़े कोई अधिकारी कर्मचारी हैं, या फिर आप राज्य में एक अधिकारी कर्मचारी हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है कि इनको किस तरीके से, इन अधिकारी कर्मचारियों को किस तरीके से डिसमिस किया जा सकता है, पदच्युत किया जा सकता है, या फिर इनको किस तरीके से हटाया जा सकता है, और इनको पंक्ति में किस तरीके, किन वजहों से अवनत किया जा सकता है, यानी कि रिडक्शन किया जा सकता है। देखिए, अधिकारी कर्मचारियों को
डिसमिस करना, रिमूवल करना और रिडक्शन करना इस आर्टिकल में दिया गया। लेकिन दो कंडीशन, पहली कंडीशन ये है कि देखिए अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा पद से नहीं हटाया जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जो भाषा है वो छूटी है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जिस व्यक्ति ने आपको नियुक्त किया है, जिस पद के व्यक्ति ने आपको नियुक्त किया है, उस पद से अधीनस्थ अधिकारी का व्यक्ति आपको नहीं हटा सकता। पहली कंडीशन तो ये। और दूसरी कंडीशन ये है कि यदि आपको पद से हटाया जाएगा तो जांच के पर्याप्त अवसर आपको दिए जाएंगे। फर्स्ट कंडीशन ये है कि आपको जिस व्यक्ति ने नियुक्त किया है उस पद से निम्न यानी कि अधीनस्थ व्यक्ति आपको नहीं हटा सकता, और हटाएगा जब आपको सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी की। अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि बताइए अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों का जो हटाने के जो प्रावधान है वो किस आर्टिकल के तहत है, तो आर्टिकल 311। देखिए यहाँ पे तीन शब्द स्पष्ट किए, तीन शब्द की बात हुई है। पहला है पदच्युत किया जाना, दूसरा है पद से हटाया जाना, और तीसरा है अवनत किया जाना। एक शब्द और होता है जो हमेशा आपने सुना होगा, जिसका मतलब होता है निलंबन या फिर होता है सस्पेंड। मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए मुझ पे कोई आरोप लगा है एज ए ऑफिसर, तो सबसे पहले मेरी जांच की जाएगी। क्यों? कंडीशन क्या है? क्यों? जांच यानी कि पर्याप्त अवसर का, सुनवाई का जो अवसर है वो दिया जाएगा। अब जांच जब तक चल रही है तब तक क्या होगा कि अगर मैं केंद्र सरकार का ऑफिसर हूं तो राष्ट्रपति मेरे को क्या करेंगे? सस्पेंड कर देंगे। सस्पेंड इसलिए किया जाता है ताकि जो संबंधित व्यक्ति है वो अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जो साक्ष्य जो है मौजूद हैं उनको ना हटाए। इसलिए उसको क्या बोल दिया जाता है कि आप भाई घर पे बैठो। ठीक है, तो घर पे बैठोगे तो भाई आप, मेरी तो कोई गलती है नहीं क्योंकि अभी आरोप सिद्ध होने बाकी है, तो आपको क्या होगा? आधी सैलरी है वो दी जाएगी घर बैठे। अगर मान लीजिए आप पे जांच के दौरान आरोप सिद्ध हो जाते, आरोप यदि आप पे सिद्ध हो गए तो आपको फिर क्या किया जाएगा? अगर आप पे गंभीर आरोप हैं तो आपको सीधे क्या किया जाएगा? पद से हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, और इस दौरान आपको और कोई लाभ यदि बनता होगा वो नहीं दिया जाएगा। लेकिन यदि आपके आरोप गंभीर प्रकृति के नहीं है लेकिन आप दोषी पाए गए हैं तो आपको क्या किया जाएगा? डिसमिस, इसको पदच्युत या फिर बर्खास्त भी बोलते हैं। और बर्खास्तगी के दौरान ये होता है कि हो सकता है कि आपको कुछ लाभ दे दिए जाए। ठीक है, और आप ये शब्द का मतलब तो जानते हैं, रिडक्शन मतलब यदि आप दोषी पाए गए हैं तो हो सकता है छोटी मोटी सजा के तौर पे आप जिस पोस्ट पे हैं उससे कम पोस्ट पे आपका प्रमोशन यानी कि डिमोशन कर दिया जाए। तो ये चार शब्द जो है वो आपको शायद क्लियर हो गए होंगे। अब मैं चलता हूं आर्टिकल 312, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल। कई बार पूछा जाता है कि बताइए ऑल इंडिया सर्विसेज का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 312 में है। देखिए जब मूल संविधान बना था तो इसमें केवल दो ही सेवाओं का जो है वो प्रावधान था। पहली थी भारतीय प्रशासनिक सेवा और दूसरी थी भारतीय पुलिस सेवा। तीसरी ऑल इंडिया सर्विसेज जो है आपकी भारतीय वन सेवा, वो जोड़ी गई 1966 में। तो ये तीन अभी वर्तमान में ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। मान लीजिए कि चौथी ऑल इंडिया सर्विसेज का सृजन करना हो तब क्या करेंगे? तो उसके लिए प्रोविजन ये है कि राज्यसभा अपने विशेष बहुमत से यदि कोई प्रस्ताव पारित कर देती है और लोकसभा की यदि उसमें सहमति हो जाती है तो चाहे जितनी भी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं उनका सृजन किया जा सकता है। ऑल इंडिया सर्विसेज के सृजन पे एकमात्र अधिकार राज्यसभा का है, ये बात ध्यान रखना। तो वर्तमान में अभी कितनी सेवाएं हैं? तीन सिविल सर्विसेज, तीन ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। देखिए अखिल भारतीय सेवाओं का मैं आपको मतलब बता दूं, जिन लोगों को शायद ना पता हो वो समझ जाए। अखिल भारतीय सेवा का मतलब ये होता है कि इनकी जो नियुक्ति है वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, और ऐसे अधिकारी केंद्र और राज्य दोनों को ही अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन्हें बोलते हैं अखिल भारतीय सेवाएं। और एक सर्विसेज ऐसी जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाए और वो केंद्र सरकार को ही सेवा प्रदान करें, ऐसी सेवा कहलाती है आपकी केंद्रीय सेवा। और राज्य सेवा का मतलब ये है कि जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाए और जो राज्य सरकार को ही सेवा प्रदान करें वो राज्य सेवा कहलाते हैं। देखिए केंद्रीय सेवाएं बहुत सारी होती हैं, जैसे कि ऑल इंडिया जो फॉरेन सर्विस है, आईएफएस है, वो केंद्रीय सेवा है। पोस्टल सर्विस है वो भी केंद्रीय सेवा है। राज्य में यदि आप एसडीएम वगैरह बनते हैं, डीएसपी बनते हैं, ये सब राज्य सेवा के उदाहरण हैं। तो आप लोगों को शायद ये बातें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं चलता हूं। देखिए अब हम बात करेंगे अध्याय 2, जो कि आज का मेरा जो मेन फोकस है वो हमारा अध्याय 2 पे है, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग हम पढ़ने जा रहे हैं। आर्टिकल 315 से लेके 323 तक इसका प्रावधान। देखिए सबसे पहले यदि आप डायग्राम में देख रहे हैं तो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड की बात की है कि जो ऑल इंडिया जो आपका संघ लोक सेवा आयोग है वो किस तरीके से अस्तित्व में आया और एक संस्था के रूप में उसका सृजन है वो कब हुआ। देखिए
अगर आप देखें तो यहाँ पे 1854 में मैंने बोला है 1854 से यहाँ पे शुरुआत की है। उसका रीजन ये है कि देखिए अंग्रेजों के टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे शासन था, और ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में जो भी अधिकारी थे वो चयन नहीं होता था, उनका नियुक्ति होती थी, और नियुक्ति उनकी की जाती थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी हैं जो उनके पसंदीदा कोई व्यक्ति होंगे उनकी नियुक्ति की जाएगी। और इस वजह से जो सिविल सेवा थी उसमें भ्रष्टाचार था वो काफी हद तक मौजूद था। आप यदि भारतीय संविधान का विकास पढ़ेंगे तो उसमें भारत शासन अधिनियम 1833 है 1833, उसमें ऐसा बोला गया कि सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा है वो कराई जाए। परंतु 1833 के जो अधिनियम की जो बातें थी वो लागू नहीं हो सकी, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी के जो थे उनके विरोध की वजह से इस पे अमल नहीं हो सका। लेकिन अगला जो भारत शासन अधिनियम आया वो 1853 में, और 1853 में फिर से ये बात बोली गई कि सिविल सेवकों में पारदर्शिता और उनके जो काम के जो उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए फिर से ये अनुशंसा की गई कि जो आपके सिविल सेवक हैं उनके लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा और एक संस्था का सृजन किया जाए। इस बार ये बात मान ली गई, और इसी के परिप्रेक्ष्य में यानी कि इस अनुशंसा के संदर्भ में 1854 में लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में द कमेटी ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज का गठन किया गया, और इस समिति के अनुशंसा पे प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया। ये व्यक्ति बड़े महत्वपूर्ण हैं लॉर्ड मेकाले, क्योंकि मेकाले वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में आईपीसी का सृजन किया, इंडियन पिनल कोड, और भारत की जो शिक्षा पद्धति थी, जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी, उसमें बदलाव करने का श्रेय इन्हीं महाशय को जाता है। इन्होंने ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को स्कूल कॉलेज में दाखिल किया, और आप देख रहे हैं कि इन्होंने ही जो वर्तमान की नौकरशाही है उसमें भी अपनी महत्वपूर्ण योगदान निभाया, क्योंकि सबसे पहले परीक्षा की जाए, नौकरों का सृजन किया जाए, क्योंकि भारतीय शिक्षा पद्धति में नौकर जैसा शब्द नहीं था। यहाँ पे सभी लोग गुरुकुल के माध्यम से आगे पढ़ते थे और इस तरीके की कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन यहाँ से शुरू होता है नौकरशाही, ठीक है। और इन्होंने बोला कि इस तरीके की एक परीक्षा का आयोजन होना चाहिए जो कि ब्रिटिश जो लोग हैं उनके प्रति समर्पित हों, ठीक है। काली चमड़ी में गोरे लोग, इस तरीके का कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट था अंग्रेजों का, और वो उन्होंने साबित भी करके दिखाया। आज अंग्रेजी को बड़ी तवज्जो दी जाती है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को थोड़ा सा उस तरीके से नहीं देखा जाता है, ठीक है। तो इनमें इन्हीं का योगदान है, अंग्रेज यही बना के गए। इनकी अनुशंसा पे 1855 में इस समिति के सुझाव पे पहली बार, ये पॉइंट फैक्ट नोट करना, पहली बार प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया, फर्स्ट टाइम। और ये प्रतियोगी परीक्षा कहाँ पे हो रही थी? लंदन में। फर्स्ट टाइम प्रतियोगी परीक्षा 1855 में किस समिति के सुझाव पे? लॉर्ड मेकाले समिति के सुझाव पे। नाम क्या था? द कमेटी ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज। तो इनके सुझाव पे जो है परीक्षा का आयोजन हुआ। जब ये परीक्षा होने लगी तो भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले ऐसे भारतीय जो इंडियन सिविल सर्विस की जो परीक्षा है वो उत्तीर्ण करते हैं। देखिए आज ये आईएएस है, पहले ये आईसीएस के नाम से जानी जाती थी, इंडियन सिविल सर्विसेज। आगे और भी कई सारे सुधार हुए। एक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, उनके आंदोलन के परिणाम स्वरूप कुछ एज घटाई गई बढ़ाई गई, वो इतिहास का विषय उसमें आप देख सकते हैं। लेकिन सुधार के परिणाम स्वरूप ये भी निर्णय हुआ कि जो सिविल सेवा की जो परीक्षा है वो न लंदन में आयोजित करने के साथ साथ इलाहाबाद मतलब भारत में भी आयोजित की जाए। और उसका परिणाम ये हुआ कि 1922 में लंदन के साथ साथ इलाहाबाद में भी एक परीक्षा का आयोजन शुरू हुआ। वर्तमान में यदि आप देखेंगे तो सिविल सेवा का जो हब है वो दिल्ली है, लेकिन इससे पहले इलाहाबाद हुआ करता था, क्योंकि सबसे पहले सिविल जो सेवा की परीक्षा का आयोजन था वो इलाहाबाद में। 1926 में अब जब ये परीक्षाओं का आयोजन होने लगा तो ऐसा महसूस किया गया कि एक संस्था होनी चाहिए जो इसके लिए डेडिकेटेड हो और बेहतर तरीके से जो काम कर सके। तो एक जो कमीशन है उसका गठन हुआ। उस कमीशन का नाम था रॉयल कमीशन 1923 या फिर ली आयोग। ली आयोग की अनुशंसा पे 1 अक्टूबर 1926 को, यहाँ पे लिख लेना, 1 अक्टूबर 1926 को केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। क्या किसका गठन हुआ? केंद्रीय लोक सेवा आयोग। देखिए अभी संघ लोक सेवा आयोग, लेकिन इसका पहले नाम संघ लोक सेवा आयोग नहीं था। जब ये बना था तब इसका नाम था केंद्रीय लोक सेवा आयोग। और उस समय इसमें अध्यक्ष जो बने थे उनका नाम था सर रोज वारकर, और 4 सदस्य भी बनाए गए थे। सर रोज वारकर 1926 से लेकर 1932 तक अध्यक्ष के पद पे रहे थे। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछा जाता है कि बताइए संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो है उनका नाम क्या था? तो आप रट लीजिए, सर रोज वारकर पहले अध्यक्ष थे किसके? लोक सेवा आयोग के, संघ लोक सेवा आयोग के, ठीक है। फिर थोड़ा सा सुधार हुआ, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 में यह डिसीजन लिया गया कि इसका नाम जो है वो बदल के क्या किया जाएगा?
FPSC यानी कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जब ये आजादी हमें मिली यानी कि देश हमारा गणतंत्र के रूप में जब बना 26 जनवरी 1950 को, तभी इसका नाम किया गया FPSC से बदल के UPSC। ठीक है, यहाँ पे एक फैक्ट और है कि बताइए जब देश आजाद हुआ 1947 में, 1947 में जब देश आजाद हुआ तो उस समय जो संघ लोक सेवा आयोग है उनके अध्यक्ष कौन थे, तो HK कृपलानी। साथ ही साथ आप एक चीज और याद रखिए कि जब 26 जनवरी 1950 को 1950 को जब भारत गणतंत्र हुआ तब यूपीएससी के अध्यक्ष कौन थे, उस समय जो यूपीएससी के अध्यक्ष थे उनका नाम था RN बनर्जी। RN बनर्जी उस समय कौन थे, अध्यक्ष थे किसके, आपके यूपीएससी के। तो ये तीन फैक्ट, पहले अध्यक्ष सरोज बारकर, आज देश आजाद हुआ तब कौन से अध्यक्ष थे, HK कृपलानी, जब देश गणतंत्र बना तब कौन अध्यक्ष थे, उस समय थे RN बनर्जी। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो मैंने आपके सामने रखे बैकग्राउंड के तौर पे। परीक्षा कौन सबसे पहले उत्तीर्ण करता है, आपके जो SN टैगोर साहब हैं वो सबसे पहले भारतीय। तो ये फैक्ट कुछ आप याद रखिएगा। अब हम चलते हैं, देखिए उससे पहले मैं आपको बता दूं कि तथागत आईएएस 1 अगस्त से MPPSC मेंस की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, इसको आप जरूर ज्वाइन करिएगा एक बार। और ये पूरा शेड्यूल है आपके सामने, फर्स्ट सेकंड और थर्ड राउंड में ये परीक्षा का आयोजन होगा। ठीक है, अभी जो नवंबर में मेंस होने वाला है उसके ध्यान में रखते हुए ये शेड्यूल हमने बनाया। इसकी फीस जो है वो 5,000 रुपए रखी गई है। 24 टेस्ट है वो कंडक्ट कराए जाएंगे। एक बार आप इसको जरूर विजिट करिएगा, ऑफिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी फैसिलिटी रहेंगी, एक बार इनको रीड करिएगा। ठीक है, और जो विश्वास सर हैं उनके द्वारा आपको गाइडेंस जो है वो यहाँ पे प्रदान की जाएगी। अगला हम चलते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, भाग 14 के कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं जो आपको याद करने चाहिए, क्योंकि एमपीपीएससी वो अंदर से जाके आर्टिकल के अंदर भी आर्टिकल पूछता है। मैंने कोशिश ये करी कि एक डायग्राम में आपको समस्त जो आर्टिकल है वो आपको उपलब्ध कराए दें। देखिए पहला जो आर्टिकल है आर्टिकल 315(1), जिसके तहत यूपीएससी के गठन का बात की गई। देखिए यहाँ पे मैं और बता दूं, स्टेट पीएससी का गठन भी इसी आर्टिकल के तहत किया जाता है। किसके तहत, आर्टिकल 315(1) के तहत। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे उसकी जो भाषा है वो यही लिखी है कि संघ के लिए आयोग और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग है वो आर्टिकल 315(1) के तहत गठित किया जाएगा। परंतु अगर 2 या 2 से अधिक राज्य इस सहमति जताते हैं और उसके बाद संसद जेपीएससी का गठन कर सकते हैं। देखो ऐसा होता है कि मान लीजिए छोटे राज्य, एक वो अपने राज्य के अंदर पीएससी का गठन नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि हमारे दोनों राज्यों के लिए एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो बनाए। तो वो दोनों राज्य की जो विधानसभा है वो इससे संबंधित प्रस्ताव अपने अपनी विधानसभा में पास करके केंद्र सरकार को भेजें। तो इसका जो प्रपोजल है वो संसद में पास होगा और भारतीय संसद के माध्यम से जो है जेपीएससी यानी कि 2 राज्यों के लिए एक पीएससी ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन है वो किया जाएगा। पहली बार भारत में 1966 में पंजाब और हरियाणा के लिए जेपीएससी का गठन किया गया था। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, 1966 में पंजाब और हरियाणा दोनों अलग हुए थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद इस तरीके के जो राज्य थे वो बने थे, तो उसी में जेपीएससी का गठन हुआ था 1966 में। तो आर्टिकल 315 से हम चलते हैं अब आर्टिकल 316 में। इसमें नियुक्ति और पदावधि यानी कि टेन्योर के बारे में, अपॉइंटमेंट और टेन्योर के बारे में प्रावधान किए गए। आर्टिकल 316 एक कहता है कि यूपीएससी और जेपीएससी के जो अध्यक्ष और जो होंगे सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा। साथ ही साथ आर्टिकल 316(2) वो बताता है कि यूपीएससी और जेपीएससी के जो अध्यक्ष और सदस्य उनकी जो पदावधि होगी वो 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु, और जेपीएससी के लिए होगी 6 और 62 वर्ष की आयु। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। 316(a) में नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। 316(2) के तहत टेन्योर डिसाइड है कि जेपीएससी होगा उसका टेन्योर कितना होगा, जेपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य जो होंगे वो उनका टेन्योर होगा वो 6 और 62 वर्ष। आप लोग यदि देखेंगे राज्य जो पीएससी होता है उसके अध्यक्ष और सदस्यों का टेन्योर भी 6 और 62 वर्ष होता है, क्योंकि ये भी राज्यों के लिए है तो इसका भी 6 और 62 वर्ष होता है। ठीक है, साथ ही मैं आपको जेपीएससी के बारे में बताता जा रहा हूँ। जैसा कि आप अगर देखेंगे तो ऊपर लिखा भी है संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग। आर्टिकल 317 की बात करते हैं कि पद से किस तरीके से हटाया जा सकता है और निलंबन जो है सस्पेंड कैसे किया जा सकता है। देखिए पहला तो सिंपल सी तरीका यही है कि यदि मैं पद पे हूं और मैं नहीं रहना चाह रहा तो राष्ट्रपति को मैं अपना त्याग पत्र देके पद से मुक्त हो सकता हूँ। दूसरा तरीका यह है कि मान लीजिए मैं कोई मिसबिहेवियर करता हूँ, कदाचार का दोषी हूँ, तो फिर क्या करेंगे, राष्ट्रपति जो है वो आर्टिकल 317(1) का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट को रिकमेंडेशन भेजेंगे कि संबंधित व्यक्ति की आप जांच करिए। और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल
145 में प्रदत्त शक्तियों के आधार पर जांच करेगा और जांच करने के बाद वो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को सौंपेगा और संबंधित व्यक्ति यदि दोषी पाया जाता है कदाचार का तो राष्ट्रपति को वो सिफारिश मानना बाध्य है और उसके अनुसार वो व्यक्ति पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, ये प्रोसीजर रहेगा। लेकिन जब तक राष्ट्रपति रिकमेंडेशन भेज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट उस पर जांच कर रहा है तो इस दौरान वो व्यक्ति अपने पद पे नहीं रहेगा। राष्ट्रपति यूपीएससी और जेपीएससी दोनों के अध्यक्ष और सदस्यों को तब तक आर्टिकल 317(2) का इस्तेमाल करके क्या करेंगे, सस्पेंड कर देंगे, निलंबन है वो कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको स्पष्ट हुई होगी। इसके बाद आर्टिकल 317(3) में एक और बात की गई है, ये तो कदाचार के दोषी होने पर सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन और जांच की आवश्यकता है, लेकिन 3 ऐसी कंडीशन है जहां पे सुप्रीम कोर्ट की जांच की आवश्यकता नहीं है और अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटा दिया जाएगा। पहली जो कंडीशन है वो ये है कि अगर वो व्यक्ति दिवालिया हो गया हो। दूसरी कंडीशन ये है कि सवेतन नियोजन यानी कि आप कहीं और सैलरी लेके काम कर रहे हो। और तीसरी कंडीशन ये है कि आप मानसिक और शारीरिक रूप से विकृत हो गए हो, अस्वस्थ हो। तो इन 3 कंडीशन पे राष्ट्रपति आपको बिना सुप्रीम कोर्ट की जांच के पद से हटा सकते हैं। और देखिए एक चीज मैं बता दूं, और आर्टिकल 317 जो 4 है उसमें यह बोला गया है कि कदाचार का दोषी किसे माना जाएगा। इसमें स्पष्ट लिखा है कि यदि आप भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी करार से संबंधित हैं, यानी कि आप जो है वहां से लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं, या फिर आप किसी निगमित कंपनी के किसी सदस्य से मिलकर वहां से लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं, तो आप 100% कदाचार के दोषी माने जाएंगे। और इस स्थिति में यानी कि आर्टिकल 317(4) के तहत अगर आप दोषी हैं तो आर्टिकल 317(1) के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाएंगे और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 145 के तहत जांच करेगा, ताकि अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो आपको पद से हटा दिया जाएगा। और जब तक ये जांच चल रही है तब आर्टिकल 317(2) का इस्तेमाल करके आपको क्या किया जाएगा, निलंबित किया जाएगा। तो आर्टिकल 317 की बातें स्पष्ट हुई। इसके बाद हम चलते हैं कि इनकी जो सेवा शर्तें हैं, संघ और आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग दोनों की जो सेवा शर्तें हैं उनका निर्धारण है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा और इनकी संख्या का निर्धारण भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। भारतीय संविधान में संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण नहीं किया गया। वर्तमान में यदि देखा जाए तो संघ लोक सेवा आयोग में अधिकतर 10 या 11 सदस्य हो सकते हैं और प्रेजेंट में संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और मेंबर की जो संख्या है वो 1+8 है, 8 सदस्य और 1 अध्यक्ष है। इसके बाद देखिए आर्टिकल 319 यहाँ पे नहीं लिखा गया है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको आर्टिकल 319 है वो मिलेगा। आर्टिकल 320 को भी नेक्स्ट स्लाइड में विस्तार से मैं समझाऊंगा। यहाँ पे केवल ये लिखा है कि आर्टिकल 320 के तहत जो संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के जो कार्य हैं वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। ऐसे पूछा जा सकता है, जैसे कि आप पिछले एग्जाम में देखेंगे तो वहां पर पूछ दिया गया था कि बताइए कैग के जो कार्य है वो किस अनुच्छेद के तहत है। अब पीएससी में हम लोग अभी तक यही पढ़ते आ रहे थे कि बताओ कैग किस अनुच्छेद में, तो 148। हमने ये आगे पढ़ा ही नहीं कि कार्य पूछा है, कार्य 149 में था। तो ऐसे ही अब कार्य भी याद रखिए कि संघ लोक सेवा आयोग के जो कार्य हैं वो किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 320 में जो है वो आपके संघ लोक सेवा आयोग, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग, चाहे फिर संयुक्त लोक सेवा आयोग, सभी के कार्य आर्टिकल 320 में है, ये रट लीजिए। मान लीजिए जो कार्य अभी हैं संघ लोक सेवा आयोग के, उन कार्यों में विस्तार किया जाना है तो वो विस्तार किस तरीके से किया जाएगा। यदि संघ लोक सेवा आयोग के कार्य में विस्तार किया जा रहा है तो आर्टिकल 321 का उपयोग किया जाएगा और संसद द्वारा पारित अधिनियम के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के कार्यों में विस्तार कर दिया जाएगा और इसी के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों में भी विस्तार किया जाता है। तो आर्टिकल संघ लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग सभी के लिए एक ही है, बस उसी में थोड़ा थोड़ा 1 पॉइंट बढ़ा के उस संविधान में जोड़ दिया गया। आर्टिकल 322 की यदि हम बात करें तो यहाँ पे अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन से रिलेटेड जो चीजें हैं, या फिर एक शब्द में आप कह सकते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग और जो आपका संयुक्त लोक सेवा आयोग उनके व्यय से संबंधित जो प्रावधान है वो आर्टिकल 322 के तहत, ठीक है। और ये किस पे भारित होंगे, संचित निधि पे भारित होंगे। और यदि वो विषय संयुक्त लोक सेवा आयोग से जुड़ा है तो संबंधित राज्य हैं जो मिलके जो उस आयोग का जो है खर्च का वहन करेंगे। आर्टिकल 323 की बात करते हैं, ये रिपोर्ट जो है वो सौंपी जाती है। देखिए यहाँ पे टेक्निकल चीज है, अगर यूपीएससी की रिपोर्ट है तो सिंपल सी बात है राष्ट्रपति के पास जाएगी आर्टिकल 323(1) का इस्तेमाल करके और राष्ट्रपति उसको अपने स्पष्टीकरण के साथ संसद के समक्ष रखवाएंगे। स्पष्टीकरण का मतलब ये है कि यूपीएससी के द्वारा एक साल में कितनी जो रिकमेंडेशन है वो राष्ट्रपति के पास भेजी गई और उनमें से राष्ट्रपति ने किन किन रिपोर्ट अनुशंसाओं को नहीं माना,
उनको क्यों नहीं माना, ये स्पष्टीकरण आपको संसद के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है। और इसके बाद आर्टिकल 323 बी कहता है कि जेपीएससी द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपालों को रिपोर्ट दी जाएगी। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जेपीएससी है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए बनता है, तो अगर जेपीएससी है तो वो सभी राज्यों के राज्यपाल को रिपोर्ट दे देगा और वो राज्यपाल वो क्या करेंगे, संबंधित विधानसभा में उस रिपोर्ट को रखवाएंगे। तो ये एक चीज आप याद रखना। ठीक है। अगर खर्च वहन की बात है तो संबंधित राज्य मिलकर खर्च जो अपनी संचित निधि से करेंगे और रिपोर्ट है वो उस राज्य के राज्यपाल को सौंपी जाएगी संयुक्त लोक सेवा आयोग की। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि देखो 319 की बात की गई है और इस 319 की जो भाषा है वो ये है कि यदि आप आयोग के सदस्य हैं तो सदस्य ना रहने पर आप पद धारण के संबंध में क्या क्या प्रतिषेध है, मतलब कहाँ कहाँ आपको रोका गया है, कहाँ कहाँ आप पद धारण कर सकते हैं। तो यदि आप यूपीएससी के अध्यक्ष हैं तो आप फिर रिटायर्ड हो जाते हैं, उसके बाद कहीं पे भी कार्य नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप यूपीएससी के सदस्य हैं तो यूपीएससी के अध्यक्ष आप बने रहेंगे और किसी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी आप क्या होंगे, बन जाएंगे। लेकिन यदि आप किसी स्टेट पीएससी के अध्यक्ष हैं तो आप यूपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं, यूपीएससी के सदस्य बन सकते हैं और अन्य किसी पीएससी के अध्यक्ष भी आप बन सकते हैं। लेकिन यदि आप स्टेट पीएससी के सदस्य हैं तो उसी राज्य में आप अध्यक्ष बन जाएंगे, अन्य किसी राज्य में अध्यक्ष बन जाएंगे और यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य दोनों हैं वो आप बन सकते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा एक बार, अच्छे से लिखा गया है यहाँ पे और ये समस्त भाषा है वो आर्टिकल 319 में यूपीएससी और स्टेट पीएससी दोनों के लिए बारे में यहाँ पे लिखी गई। नेक्स्ट हम चलते हैं कि आर्टिकल 320 के तहत जो आयोग के कार्य, ये संघ लोक सेवा आयोग के कार्य जो है वो मैंने लिखे हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य यदि संयुक्त लोक सेवा आयोग के कार्य यदि आपको पढ़ना हो तो आप मेरा जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मैंने जो लेक्चर लिया है वहां पे मैंने राज्यों के कार्य हैं वो स्पष्ट रूप से आपको काफी डिटेल में पढ़ाए हैं, आप वो स्लाइड जरूर देखिएगा। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बात करें तो सबसे बड़ी बात यही है कि ये केंद्र सरकार के जो अधिकारी हैं उनका नियुक्ति का प्राधिकरण है, परीक्षा का आयोजन करवाता है। यदि 2 या 2 से अधिक राज्य इससे संयुक्त भर्ती का आग्रह करता है तो उससे संबंधित योजना है ये बना सकता है। और मान लीजिए किसी राज्य के राज्यपाल को यदि कोई विषय पर सलाह चाहिए तो ये सलाह देगा, लेकिन राष्ट्रपति की स्वीकृति उसके लिए क्या होगी, अनिवार्य होगी। इसके अलावा यूपीएससी कुछ विषयों पे यूपीएससी से परामर्श भी किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। वो विषय ये है कि मान लीजिए कोई सिविल पद पे व्यक्ति है तो उसकी जो भर्ती पद्धति है सिविल पदों के लिए वो क्या होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर, एक सेवा से दूसरी सेवा में ट्रांसफर के संबंध में परामर्श की जाएगी। और तीसरा यह है कि पदोन्नति यानी कि प्रमोशन यदि किया जाता है तो उसके लिए भी यूपीएससी से परामर्श किया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसे विषय हैं जिन पे यूपीएससी से परामर्श लिया जाता है। और मान लीजिए आप घायल हो गए हैं तो आपको जो है पेंशन देने के संबंध में भी परामर्श किया जा सकता है। अगर आप सिविल सेवक हैं तो आप पे पद पे रहते हुए कोई काम यदि आपने ऐसा किया तो अनुशासनिक कार्रवाई यदि की जानी है तो उसके संबंध में भी यूपीएससी से सलाह ली जाती है। देखिए कुछ ऐसे विषय हैं जो मैंने लिखे नहीं है कि यूपीएससी से किन विषयों पे सलाह नहीं ली जाती। तो पहली बात तो यह है कि आरक्षण से संबंधित विषयों पे सलाह नहीं ली जाती। यदि यूपीएससी में किसी अस्थायी व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जानी है तो उसके बारे में सलाह नहीं ली जाती। और यदि राष्ट्रपति कोई नियम बनाते हैं अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित तो उसके बारे में भी यूपीएससी से सलाह नहीं ली जाती, नियम बनाते हैं तो। लेकिन हाँ, राष्ट्रपति यदि इस प्रकार के कोई नियम बनाते हैं तो उसे संसद के समक्ष 14 दिन के लिए रखना अनिवार्य है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे परामर्श की जाती है यूपीएससी से और कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे यूपीएससी से परामर्श नहीं की जाती। ठीक है। तो आर्टिकल 320 विस्तार से मैंने आपको समझाया, इसको आप मेंस में भी लिख सकते हैं कि बताइए संघ लोक सेवा आयोग के कार्य लिखिए। अगर आप मेंस का पेपर देखें तो मध्य प्रदेश पीएससी के जो आपका पेपर सेकंड है और उस पेपर सेकंड के यूनिट 2 और 3 में ऐसी संघ लोक सेवा आयोग और बहुत सारे जो कमीशन है उनका वर्णन है, तो वहां पे भी इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये क्लास लगभग प्री और मेंस के हिसाब से डिजाइन की है तो आपको दोनों में इसका लाभ होगा। ठीक है। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, जैसे कि वो पूछ देते हैं कि बताइए पहले अध्यक्ष का नाम क्या था। तो प्रथम जो अध्यक्ष है वो सरोज वारकर 1926 से लेकर 1932 तक, जैसा कि मैंने अभी पीछे आपको बता दिया है। आजादी के जो समय अध्यक्ष थे वो थे एच के कृपलानी। और जो आपका भारत गणतंत्र हुआ था यानी कि 26 जनवरी 1950 और तभी इसका नाम एफपीएससी से जो आपका यूपीएससी किया गया था, उस समय जो अध्यक्ष थे उनका नाम था आर.एन. बनर्जी। आर.एन. बनर्जी उस समय कौन थे, जब भारत गणतंत्र बना था तब उसके अध्यक्ष थे।
प्रथम जो महिला अध्यक्ष थी उनका नाम था रोज मिलियन वैथ्यू, 1992 से लेकर 96 तक रही। एक चीज मैं और बता दूं, इसकी दो और महिला अध्यक्ष रही हैं जिनका नाम है, पहली का नाम है रजनी राजदान, ठीक है, इनका टेन्योर रही कब से कब तक रही है एक बार देख लीजिएगा, और दूसरी थी अलका सिरोही, ठीक है, अलका सिरोही। ये आप इस तरीके से याद रखिएगा कि पीएससी कभी कभार ये भी पूछ सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन संघ लोक सेवा आयोग की महिला अध्यक्ष नहीं रही, ठीक है। तो पहला ऑप्शन रोज मुलियन बैथ्यू, दूसरा ऑप्शन रजनी राजदान और तीसरा ऑप्शन अलका सिरोही, और आपका चौथा ऑप्शन डाल दिया जाए ममता शर्मा। तो फिर इस तरीके के आप क्वेश्चन जो है वो तभी बना पाएंगे जब आपको पता हो कि कौन महिला अध्यक्ष रही है कौन नहीं रही। इसके बाद देखिए वर्तमान जो अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार जोशी के 30वें अध्यक्ष हैं। इससे पहले जो 29वें अध्यक्ष थे उनका नाम था शरत सक्सेना, शरत सक्सेना आपके 29वें अध्यक्ष थे इनसे पहले वाले। प्रदीप कुमार जोशी के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के भी अध्यक्ष रह चुके थे और इनका प्रमोशन होके ये वर्तमान में कौन है, आपके लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मध्य यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के बारे में मैंने आपको बताया। आपको मेरी क्लास कैसी लगी इसके बारे में जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपको अच्छी लगती तो इसको शेयर भी करो, हो सकता है और लोग भी इससे लाभान्वित हो जाएं। धन्यवाद।